हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, क्यों ना? चैप्टर नंबर कौन सा है? 8। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। एंड अभी तक जो हमने फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एंड आई थिंक ये हमारी सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है कि फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है? फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, ठीक ना? तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम नई नई बातें जो आज तक आप जानते नहीं हैं वो इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपको मैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो हेडिंग बनाइए फंडामेंटल फोर्सेस, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशन का। स्पेलिंग ग्रेविटेशन की GRAVITATION, ओके। चलिए, सो ग्रेविटेशन स्टार्ट करने में सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की बात में। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। कुछ एक फैक्ट हैं जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको एज इट इज़ मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये फैक्ट क्या क्या हैं। तो मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूं कि हमारे नेचर में जो फोर्सेस पाए जाते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो समराइज़ करूंगा मैं, नोट्स पे देखेंगे आप लोग। Every object in the universe attract every other object with a force which is called force of gravitation। सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्वालिटी क्या चीज़ की है? ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचता है, ठीक है ना? ये कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, एक निश्चित अमाउंट के फोर्स से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को दोनों खींचते हैं। छोटा वाला बड़े वाले को भी खींचेगा और बड़ा वाला छोटे वाले को भी खींचेगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक ना? और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेविटेशन। अब ये बात सुन करके आपको ताजुब होगा कि अगर ये बड़ा वाला छोटे वाले को 50 न्यूटन से खींच रहा है तो छोटा वाला भी बड़े वाले को कितने से खींचेगा? 50 न्यूटन से। मतलब दोनों ही एक दूसरे पर बराबर अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, इक्वल अमाउंट और अपोजिट अमाउंट का फोर्स लगता है। मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है। ग्रेविटेशन के जो नियम हैं, ग्रेविटेशन में जो कानून फिट होते हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि ये जो पेयर्स आपको दिख रहे हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। और तारीफ की बात यह भी है कि ग्रेविटेशन को जो लॉ दिया वो खुद न्यूटन ने ही दिया। मतलब थर्ड लॉ भी किसका था? न्यूटन का था। और ग्रेविटेशन का लॉ भी किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। मतलब ये एक न्यूटोनियन फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जो न्यूटन के लॉज को फॉलो करे उनको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फोर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? न्यूटोनियन फोर्स। समझ में आया आपको? तो इनको हम न्यूटोनियन फोर्स बोलते हैं। तो मैंने क्या बताई ग्रेविटेशन की डेफिनेशन? सबसे पहली है व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो पहला कॉपी में क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज ग्रेविटेशन। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force is called the force of gravitation. So what is gravitation? Gravitation is a type of force. Basically gravitation is a type of force जिसकी वजह से हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को एक फोर्स से खींचती है, साथ ही साथ उसके द्वारा भी खींची जाती है। समझ में आ गया? अब भाई ग्रेविटेशन एक अकेला फोर्स नहीं है हमारी नेचर का। ग्रेविटेशन के अलावा भी 3 और फोर्स हैं जो हमारे नेचर में लगते हैं, और ग्रेविटेशन सबसे कमज़ोर फोर्स है। क्या है? सबसे कमज़ोर। तो जो हमारा जो फोर्सेस लगते हैं, ग्रेविटेशन इज़ वन ऑफ द 4 क्लासेस ऑफ इंट्रैक्शन फाउंड इन नेचर। तो यदि हम बात करें इंट्रैक्शन फोर्सेस की, किसकी हम बात करें? इंट्रैक्शन फोर्सेस। इन नेचर, ओके। इंटरएक्शन का मतलब होता है, इंटरेक्शन बोलूँगा तो समझ में नहीं आता है। इंटरएक्शन, आपस में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरएक्शन। मतलब दो लोगों के बीच में, सो जो फोर्सेस लगते हैं उनकी मैं कैटेगरी आपको बता देता हूँ। इनके फोर्सेस से पहला आपको बता दिया मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा यार, शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग कॉपी में बनाते जाना। ग्रेविटेशनल फोर्स समझते जाना, समझ गए? मैं बोल तो रहा ही, नोट्स बना लेना आप लोग। दूसरा जो फोर्स है बेटा उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहला वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स,
ये आता है एग्जाम में कि 4 टाइप के जो बेसिक फोर्सेस होते हैं एग्जाम में लिखने को आता है कि लिखिए, है ना। तो दूसरा वाला फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा वाला फोर्स है क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप के फोर्स आपको बेसिकली मैंने बताए, पहले भी बताए थे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक और नाम है जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोनिक फोर्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनिक, HADRONIC। ये जानते नहीं हैं लोग, हाइड्रोनिक, मैं भी भूल जाता हूँ। हाइड्रोनिक फोर्स तो कुछ कम जानते हैं हाइड्रोनिक फोर्स। ये 4 टाइप के फोर्सेस आपको मैंने बताए। अब देखो भाई, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कहीं किन्हीं जगहों पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगता है और किन्हीं जगहों पर बहुत अधिक अमाउंट में लगता है। क्यों लगता है? डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल। अगर मास दोनों पार्टिकल के बहुत छोटे छोटे हैं तो छोटे फोर्स लगेंगे, और अगर पार्टिकल के मास लार्ज इनफ है तो बड़े फोर्स लगेंगे। सो आई एम सेइंग दैट ऑल्दो of a negligible importance of interaction of elementary particle, gravitational is of primary importance in interaction of object. It is gravity that holds the universe together. मतलब ये मत सोचिए आपकी छोटे पार्टिकल में तो बहुत ही कम फोर्स लगता है। और एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई? मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्स का सबसे कम वाला फोर्स है, सबसे कम वाला फोर्स है, बताया ना मैंने। मगर आप इसको इतना कम मत आंकिए कि इसके वजह से ग्रेविटी नहीं लगेगी। मतलब इससे यूनिवर्स चल रहा है, इस फोर्स की वजह से क्या चल रहा है? यूनिवर्स चल रहा है। आई बात समझ में ना? इस फोर्स की वजह से ही यूनिवर्स चल रहा है। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए, मैं इस बात पर यहाँ पे फोकस करना चाह रहा हूँ, जोर देना चाह रहा हूँ कि भले ही ये हमारा सबसे कम क्वालिटी का फोर्स है, सबसे कम अमाउंट का फोर्स है, मगर इस फोर्स ने पूरे यूनिवर्स को थामा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यहाँ तक तो था ओवरव्यू। यहाँ तक मैंने बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब बात आती है ग्रेविटी की। व्हाट इज़ ग्रेविटी? आपके पास अलग अलग प्लैनेट हैं, सबका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबका एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब आप पर्टिकुलरली अर्थ की बात करते हैं तो आपका जो टर्म होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग दुनियादारी में सब में आप ग्रेविटेशनल फोर्स यूज़ करेंगे, बट जब अर्थ की बात आएंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे टर्म ग्रेविटी। क्या यूज़ करेंगे? ग्रेविटी। तो जो वर्ड ग्रेविटी डिफाइन है ना, जो वर्ड ग्रेविटी डिफाइन हो चुका वो किसके लिए मान लिया गया है? अर्थ के लिए, है ना। लोग बातों बातों में बोलते हैं कि अरे यार अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? बोले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? बोले जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लोग बोल देते हैं अर्थ की ग्रेविटी है। अरे भैया वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, हाँ, जिसको आप ग्रेविटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जब भी आप वर्ड ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे तो किसके सेंस में करेंगे? वो अर्थ के सेंस में। समझ में आ गया ना। और बाकी प्लैनेट के लिए आप जो आपको इस्तेमाल करना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इस्तेमाल करना हो, आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि ग्रेविटी की बात करूँगा मैं तो किसके लिए? अर्थ के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग बनाइए कॉपी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? सबसे पहली बात, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। टोटल कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। और एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट मास, मतलब न्यूटन ने इसको एक्ट करने के लिए ऐसे 2 पार्टिकल सपोज किए हैं m1 और m2, जिनका पूरा का पूरा मास एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। बोलो जी यस और नो। मतलब इसमें वॉल्यूम आपको मानना है नेग्लिजिबल। क्या कल्पना करना है कि वॉल्यूम कितना है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम मान करके इस लॉ को एज्यूम किया गया है।
अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी बॉडीज़ हैं, अर्थ का कहाँ वॉल्यूम नेग्लिजिबल है? तो इस लॉ को लगाते समय अर्थ को पूरा सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड माना गया है। किस पे माना गया है? सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड माना गया है। मतलब अर्थ एक छोटे से पार्टिकल है, उस पर उसका सारा मास कंसंट्रेटेड है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्टिकल बनाए हैं। सो m1 और m2 के बीच में लगने वाला फोर्स जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा, सो ये देखिए क्या होगा, ये दोनों की सेंट्रल लाइन के अलोंग लगेगा। किसके लाइन के अलोंग? सेंट्रल लाइन के अलोंग, जिसमें कि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को खींचेगा। सो पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को खींचेगा। सो आई एम गिविंग दिस फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। देखो क्या है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ये है अंदर की तरफ, यस और नो। और ये बाहर की तरफ जाएगा, उधर की तरफ, ये क्या है बोलिए? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फोर्स ऑन 1, अरे भाई 1 को खींच रहा है, कौन खींच रहा है? 2 खींच रहा है, तो 2 खींचेगा 1 को और 1 खींचेगा 2 को। तो ये अपना बन गया है, फोर्सेस बन गए हैं। अब मैं बताऊं आपको कि चाहे आप फोर्स 1-2 की बात करें, चाहे आप फोर्स 2-1 की बात करें, डायरेक्शन वाइज दोनों अलग अलग हैं, मगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? इक्वल होंगे। आई कैन कंसीडर दैट मैग्नीट्यूड एज एफ। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल को एफ ले लेता हूं और आगे का डेरिवेशन लिखता हूं। तो क्या कहा न्यूटन साहब ने? न्यूटन साहब ने कहा 16वीं सेंचुरी के आसपास कहा उन्होंने कि दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के डायरेक्टली, प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास and it is inversely proportional to the square of distance between them. It is inversely proportional to the square of distance between them. So F is inversely proportional to R square. Clear? F is inversely proportional to R square. You can combine them. This is law number 1, law number 2. अब आप दोनों के लिए combine कर दें, so what happen? F is proportional to m1 m2 upon R square. F जो हो जाएगा proportional हो जाएगा m1 m2 upon R square के। क्लियर है? ठीक है, लिखना बाद में बेटा। और F इज इक्वल्स टू, बेटा हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, सॉरी कांस्टेंट बनाएंगे तो G कांस्टेंट आएगा एंड G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ ये बन चुका है हमारा स्केलर फॉर्म। क्या बन चुका है बेटा? स्केलर फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, स्केलर फॉर्म। याद रखिए बॉस, यहाँ पे कुछ भी वेक्टर साइंस यूज़ नहीं किया मैंने, सबका सब। और यू कैन गिव इट द यूनिट ऑफ दिस इज न्यूटन। क्या है यूनिट इसकी? न्यूटन। अब बात करते हैं जी क्या है। जी जो है, हेनरी कैंडविश ने बहुत अच्छी कैलकुलेशन की थी और कैंडविश ने ये कांस्टेंट निकाला था जो पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है। अब यहाँ पर प्लैनेट, आप ऐसा नहीं कि जो प्लैनेट, मतलब यहाँ पर जो मास लोगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मास केवल अर्थ वाले होंगे। आप ब्रह्मांड के कहीं भी ले लो, ब्रह्मांड के कहीं भी के मास ले लो, यस और नो। मतलब अभी मंगलयान गया तो मंगलयान में भी यही जी फिट हुआ होगा, यही वाला जी, इसलिए वहाँ की एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग कर पाए। सोच रहे हो? यस और नो, है ना। अभी वो आदित्य गया हुआ, आदित्य L1 गया हुआ है ना, तो उसकी करेक्ट कैलकुलेशन किस बेसिस पे की गई है? इसी जी के बेसिस पे। मतलब ये यूनिवर्स के लिए है, सूर्य के लिए है, चांद के लिए है, सबके लिए है ना। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहलाता है? इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, तो इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम है। एंड इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर ना 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, ये इसकी वैल्यू हुआ करती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये फोर्स आ चुका है, हम यहाँ से जी की यूनिट भी निकाल सकते हैं, जी का डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको बनता होगा, मेरे को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी का डायमेंशन फार्मूला यूनिट निकालने के लिए क्या करना है देख लो भाई। यूनिट यदि आपसे नहीं बनती आरुष देख लीजिए। सो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन कितना? R स्क्वायर। सो F R स्क्वायर
अपॉन इक्वल टू जी M1 M2, तो जी को रोक लीजिए और M1 M2 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। तो यूनिट बन गई जी की न्यूटन, एफ मतलब न्यूटन, आर मतलब मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या किलोग्राम 1, किलोग्राम 2 मतलब किलोग्राम स्क्वायर हो गया। ऐसे ही डायमेंशन फार्मूला पुट कर करके निकाल लीजिएगा। डन। क्या सिखा दिया, न्यूटन्स का लॉ, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया। अगर आप न्यूटन की बात, यहाँ पर आप एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट होगी डाइन। और अगर आप बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट की तो फोर्स की यूनिट होगी किलोग्राम वेट। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है फोर्स की वो होती है kgf या kg वेट, kg वेट, समझ गए। एंड 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, समझ में आ गया। सो 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, कहीं पर लिख लीजिए आप लोग, 1 किलोग्राम वेट, 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ओके, सो नाउ नोट इट, इसको नोट कर लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। जी की वैल्यू मैंने बता दी आपको 6.67 इंटू 10 की पावर -11, बाकी यूनिट जो लिखी हुई है वही है। डायमेंशन फार्मूला भी बता देते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करिए आराम से। ओके गाइस, तो ये नोट करने के बाद अब अगला टॉपिक बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको केवल डिक्टेट कीजिएगा, वो कई बार आपको 1 मार्क्स में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात बताई यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स एज है सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, साथ ही साथ कंजर्वेटिव फोर्स है। बेटा सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, ये जो दो पार्टिकल आप ज्वाइन कर रहे हो उनकी ज्वाइन ऑफ सेंटर की ज्वाइन ऑफ लाइन पे काम करेगा। ये जो दो पार्टिकल आपके बैठे हुए ना, इनके बिन को सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन के अकॉर्डेंस में लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। एंड सेकेंड इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ये डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग लगेगा। पार्टिकल को आप, यदि ये दूसरा मास है, आप इसके अबाउट में इसको ऐसे ऐसे घुमा करके यहाँ ले करके आए हो, डजन मैटर आप इसको कितना घुमा फिरा करके लेके आए हो, ये किस पर लगता है, डिस्प्लेसमेंट पर। किस पर लगता है, मैंने न्यूटन्स चैप्टर पढ़ाया था ना, बताया था ना, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जिसके अधीन किया गया कार्य, वर्क, द फोर्स इन अकॉर्डेंस विद दैट the work done is doesn't depend on the path। ऐसा फोर्स जिसके अंतर्गत किया गया काम रास्ते पर निर्भर ना करे, पाथ पर डिपेंड ना करे। किस पर डिपेंड करे, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर। लाइक योर पेरेंट्स, वो चाहते हैं आपकी स्कूल का पहला दिन और स्कूल का आखिरी दिन में चेंज कितना है, उन्हें मार्कशीट से मतलब है, रास्ते से मतलब नहीं है। मतलब किससे है, फर्स्ट डे से एंड लास्ट डे से। यस और नो। क्लास 10th की मार्कशीट के बाद सीधे सीधे उनके काम की चीज़ क्या है, क्लास 11 की मार्कशीट। क्लास 11 की मार्कशीट के बाद उनके बीच काम की चीज़ क्या है, क्लास 12th की मार्कशीट। यस और नो। सो सच अ टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। हाँ, सो ये कहलाता है कि पहली चीज़ की ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, साथ ही साथ कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, मैं नेचर की बात करूँ तो कैसा फोर्स है, वीकेस्ट है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स जो है, 10 टू द पावर 36 टाइम्स वीक स्मॉलर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कितना हिस्सा, 10 की पावर 36। भाई बहुत वीक है ना। 10 की पावर 36
इतना वीक है ना, इट इज़ 10 to the power 36 टाइम्स स्मॉलर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड 10 to the power 18 टाइम्स स्मॉलर देन न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स से 10 की पावर 18 टाइम्स स्मॉलर है, मतलब इतना कम है ये ग्रेविटेशन फोर्स, इन दोनों से छोटा है। ये लर्निंग फैक्ट है थोड़े से। नेक्स्ट लर्निंग फैक्ट की बात करूं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल ऑल द बॉडीज इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, शेप एंड पोजीशन। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है, द ग्रेविटेशन लॉ है, ये सभी पर एप्लीकेबल है। डजंट मैटर बॉडी का साइज क्या है, शेप क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द ऑर्बिटल मोशन। जी हाँ, अगर मुझे आपको अपने चारों तरफ घुमाना है तो मैंने बताया था मुझे आपकी टाई पकड़ के अपने तरफ पुल करना पड़ेगा और एक सर्टेन आपको लीनियर वेलोसिटी देनी पड़ेगी। बोली हाँ है ना। जब आप बाल्टी को पकड़ करके हाथ में घुमाते हैं तो रस्सी को तनाव भी देते हैं और साथ में एक वेलोसिटी भी देती है। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो बच्चों, सन जितने पार्टिकल को पकड़ करके घुमा रहा है सबको एक लीनियर वेलोसिटी भी मिलती है और साथ में ये पुल मिलता है। एंड ये पुल जो मिलता है इस पार्टिकल को, ये कौन सा फोर्स मिलता है इसको, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सन जितने भी प्लैनेट्स को घुमा रहा, पार्टिकल नहीं प्लैनेट्स को, जितने भी प्लैनेट को घुमा रहा है उनको घुमाने के लिए जो नेसेसरी फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। भाई कोई फोर्स तो लगेगा ना, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन लगाएगा अपने सेंटर की तरफ। सो आई एम सेइंग दैट कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सन एंड प्लैनेट प्रोवाइड इट्स सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द ऑर्बिटल मोशन एंड सच अ मोशन ऑफ द प्लैनेट आर कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। नेक्स्ट लाइन जो मैं बता चुका हूं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, the force exerted by the earth, the force exerted by the earth, yes or no? If you are on the surface, if you are on the earth surface with mass m, then there is a force provided by the earth, this is called mg, this is called mg। बेटा ये फोर्स कहलाता है ग्रेविटी। इस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी। तो फोर्स जो अर्थ का लग रहा है वो क्या कहलाती है, ग्रेविटी। तो एक्चुअली वर्ड जो ग्रेविटी है वो अर्थ के लिए डिज़ाइन किया गया है, एंड फोर्स के लिए। नेक्स्ट अगली कौन सी पॉइंट रह गई, यस, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन थर्ड लॉ लगता है बिकॉज ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स के पेयर्स को दिखाते हैं। ओके, एंड लास्ट, फॉलोइंग 3 पॉइंट आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैं बात करूँ, ये चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, यू हैव सीन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, प्लस प्लस रिपेल करते हैं और प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बट इसमें केवल रिपल्सन है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है केवल किस टाइप का है, रिपल्सन नहीं अट्रैक्शन। गलत बोला मैंने भाई, रिपल्सन किस में है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, उसमें अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, बट इसमें केवल क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक ना। कंजर्वेटिव तो मैंने आपको बता दिया है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी का वॉल्यूम बड़ा भी है तो हम इस लॉ को, इस फोर्स को हम कहाँ लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे। हम ये मान के चलेंगे कि पूरी बॉडी का मास कहाँ पर लाई कर रहा है, इसके सेंटर पे, और उसके सेंटर ऑफ मास पे हम एप्लीकेबल करेंगे। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है ना, लिखिए, हेडिंग डालिए, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। वेक्टर फॉर्म की बात करते कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। ओके, चलिए वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या करना पड़ता है। हमारे पास 2 मास हैं, एज इट इज सो फार वी हैव टेकन द मासेस m1 एंड m2। ओके, नाउ थोड़ी सी यहाँ पे कलाकारी करनी है। पहले अपना आप स्केलर फॉर्म लिख लो मज़े से। नाउ f, देखो यार एक चीज़ समझो, अगर आप 1 से लेके 2 तक की तरफ जाते हो, 1 से लेके 2 तरफ की तरफ, ये मैं बना रहा हूँ, देखना वेक्टर सुनना, मजे आएंगे वेक्टर के। अगर आप 1 से लेके 2 तक जाते हो तो ये कंप्लीट डिस्टेंस का वेक्टर कहलाता है r12। क्या कहलाता है? अगर आप 2 से लेके 1 की तरफ आते हो सो ये कंप्लीट डिस्टेंस का वेक्टर आता है r21। ठीक है ना।
दोनों वेक्टर में फर्क है क्योंकि एक 1 2 जा रहा है, एक 2 1 जा रहा है, मगर दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। मैं लेंथ की बात बोल रहा हूं, लेंथ बिल्कुल। तो मैं यदि कहूं कि R12 वेक्टर इक्वल टू R21 वेक्टर, क्या ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के अलग अलग हैं। रैदर बल्कि ये माइनस होगा कि R12 इधर जा रहा है और R21 पीछे जा रहा है, तो माइनस लगाओ। बट यदि मैं कहूं कि R12 का मॉड इक्वल टू R21 का मॉड, तो ये क्या बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। और आप इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस है ये, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड की बात कर ली ना, मैंने डायरेक्शन हटा दी, मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया, मतलब मैं केवल लेंथ को देख रहा हूँ। तो इस लेंथ को आप क्या ले सकते हो? R। क्या ले सकते हो? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? यस। तो देखिए मैं देखता हूँ, यदि मैं बात कर दूँ इसके फोर्स की, तो सबसे पहले फोर्स किस पर फोर्स लगाने पर, देखिए फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। तो देखो भैया ये है फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, सो F21 फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन इक्वल टू क्या है भाई साहब? Gm1 m2 अपॉन R का स्क्वायर। यस और नो? अभी तक मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको वेक्टर लगाने की जरूरत पड़े। अब मैं वेक्टर लगाया मैंने, ये लो जी F21 F21 का वेक्टर मतलब फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। किधर से किधर लगेगा? देखिए 2 से 1 की तरफ वेक्टर लगेगा। कहाँ लगेगा? 2 से लेके 1 की तरफ, क्योंकि 2 1 पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ है। ये सुनो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पे वेक्टर डॉट लगाऊंगा, दिशा देने के लिए मुझे लगाना है R21 का कैप। क्या लगाना है? R21 का कैप। क्यों लगाओगे कैप? मैं कैप क्यों लगाऊंगा? क्योंकि कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए आपको केवल टोपी लगानी है। क्या लगानी है? टोपी। टोपी यानी कैप। अगर आप कहोगे सर पूरा R21 लिख दो, तो भाई साहब ये पूरा का पूरा लेंथ भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फोर्स बढ़ नहीं जाएगा? बोलो। और एक के साथ मल्टीप्लाई करो। क्यों? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स। ये हो गया बेटा। अब ये हो गया। अच्छा, आप इसको चाहो तो आप इसे मॉड ऑफ R21 भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों भाई? क्योंकि R12 लिखो चाहे मॉड R21 लिखो, डिस्टेंस तो क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? R21 का स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म ये है। यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में ना? ये डर लग रही तो कोई बात नहीं यार, ये लो R² लिख लो, लिख देना, मगर ये चेतावनी जरूर दे देना, ये चेतावनी जरूर दे देना कि चाहे दाएं से बाएं जाए, बाएं से दाएं आओ भाई, डिस्टेंस तो आ रहा है। आ गई बात? अगली चीज़ देखते बेटा, F12 फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन बिकॉज ऑफ 2। वो खींचा तान मचेगी इधर की तरफ, मचेगी नहीं मचेगी? बोलो। फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ 2 इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन R² एंड डॉट, बोलो क्या बचेगा? R∩1 2। क्लियर हो गया? अब देखिए भाई साहब एक चीज़, ये तो दो बन गई है। अब यदि इसी में क्वेश्चन है, ये तो न्यूटन्स लॉ हो गए। क्या हो गए? सॉरी, न्यूटन्स लॉ नहीं, ग्रेविटेशन लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया? ग्रेविटेशन लॉ नहीं, वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया बेटा? तो कभी भी वेक्टर फॉर्म में करने को बोले तो ये आ जाएगा, है ना? और इससे ज़्यादा कई बार हद मचा देते हैं, तो अपन को क्या करना पड़ता है? देखो वो थोड़ी सी हद देख लो क्या हो जाती है। Gm1 m2 अपॉन, यार ये R² है, R² को मैं क्या लिख सकता हूँ? R² को मैं लिख सकता हूँ मॉड R12 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 to लेकर 2 तक के बीच की दूरी कितनी है यार? R ही तो है, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, चलेगा। इनटू R12 मैंने आपको बताया था किसी वेक्टर का कैप इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो आपको ये भी दिखाई देगा कुछ किताबों में। सो गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो देखो ये 2 पावर ये हैं और 1 पावर ये है, तो क्या हो जाएगा? Gm1 m2 अपॉन R12 का होल क्यूब इंटू R12 है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस। ये बन गया अपना वेक्टर फॉर्म F12। तो कई बार क्यूब तक भी दे सकता है प्रूफ करने के लिए, क्यूब भी दे सकता है। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? यस। तो अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, ये तो होगा अपना वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो इतना, फिर आगे बात करता हूँ मैं, ना काफ़ी चीज़ें ये नोट करो इसको। अब देखिए आगे की चीज़ जो देखने वाली बात है
कि हम यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ यदि कभी प्रूफ करने को आ जाता है तो वहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। ये मैं लिखूँगा F12 इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर, और R12 कैप को, क्योंकि R12 जो होता है वो R21 का माइनस होता कि नहीं होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ निगेटिव ऑफ R21। यहाँ पे क्या था 12 है ना, और यहाँ पे 12 कैप है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ R21 का कैप लिख सकता हूँ। बोलो जी यस कि नो। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन को बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी ले लो। अब ये देखो इतना वाला पार्ट जो है ये क्या बन रहा है, F21 बन रहा कि नहीं बन रहा है, मैं वेक्टर लगाना चाहिए मुझे। सो F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ये कहीं देखा आपने, जाना पहचाना है? यस, कहाँ देखा भाई? थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ में। कहाँ देखा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ में। वहाँ तो मैंने रिलेट किया है, आपको याद दिलाया, एक बार रिकॉल कराया है, बट ये आपने देखा है न्यूटन्स थर्ड लॉ में, देखा है ना। ओके, तो नोट कर लीजिए, ये क्या है, यहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ का प्रूफ हो गया यहाँ पे, है ना। सो कई बार यदि पूछा जाता है कि प्रूफ करिए न्यूटन थर्ड लॉ को, तो हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। डन।